वेलकम टू एडुग्रेड गाइस। आज आप अपने धुआंधार एमसीक्यू सीरीज में फोर्थ लेक्चर में हम एंटर हो चुके हैं। हमारा सबसे पहला सवाल 1 करोड़ रुपए का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर है जिनका कैपिटल प्रोपोर्शन दिया हुआ है 3:1। कंपनी का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 66,000। आपको यह बताना है कि प्रॉफिट ऑफ सी कितना होगा। सर, प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैपिटल रेशियो में नहीं किया जाता है। तो आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे लोग। क्या कर रहे हैं बेटा? कंफ्यूज कर रहे हैं। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया तो उसको इक्वल ले लो। क्या ले लो? उसको इक्वल ले लो। तो कई लोग क्या करेंगे, 3 2 1 6 हो गया सर, 66,000 डिवाइड बाय 6 कर दो, आंसर आ गया 11,000, जो गलत आंसर है। इसका सही आंसर आता है बेटा 22,000। और वो आंसर कैसे आया? 66,000 डिवाइडेड बाई 3 111। तीनों का इक्वल लेना है बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहां पे दिया नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर डेबिट बैलेंस निकल रहा है, सर पीएनएल का डेबिट हो, ट्रेडिंग का डेबिट हो कि पीएनएल एप्रो का डेबिट हो, सबका मतलब एक ही होता है, ग्रॉस लॉस। लॉस हो रहा है खाली, वो क्या हो रहा है भाई? हमको लॉस हो रहा है। आइए सर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ, गुडविल किसकी फाइनेंशियल वैल्यू है? आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, इन्वेस्टमेंट का, प्रेस्टेज का, फिक्स असेट का, के कंपटीशन का। सर वैसे तो देखो क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, वैसे जो गुडविल है वो वैल्यू तो उसके प्रेस्टीज की होती है। वो किसकी वैल्यू होती है? प्रेस्टीज की वैल्यू होती है। लेकिन उसने पूछा है कि वो फाइनेंशियल वैल्यू कौन सी है। तो जब भी यहां पे वर्ड यूज होता है कि फाइनेंशियल वैल्यू किसकी बताती है, वो बताते हैं भाई हमको असेट्स की। किसको बताते हैं? असेट्स की बताते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि गुडविल कौन से तरह की असेट है? तो सर हमको पता है गुडविल इंटेंजिबल असेट है। कौन सी असेट है भाई? इंटेंजिबल असेट है। एमसीक्यू नंबर 5 ध्यान दीजिए इधर के, वेयर इज द प्रोविडेंट फंड शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। जब पार्टनरशिप फॉर्म हमने वापस उसको बनाया, उसको पार्टनरशिप फॉर्म को हमने सही किया, तब वहां पे हमको किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना था? किसको? प्रोविडेंट फंड को। हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? हम कर देंगे सर लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्रोविडेंट फंड वैसे भी हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। सर और एक क्वेश्चन आपके सामने, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको सर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएनएल एप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सब में नीचे आंसर्स दिए हुए, इस पे ज्यादा डिराइव मत करना। एज पर द विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल। सर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो आप खुद से ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसे बोलते हैं। याद रखना, तुम्हारे गुजरात बोर्ड के किसी सर को, रेयरली कोई अच्छा टीचर होगा उसको पता होगा ये चीज कि इंटरनल जनरेटेड मतलब का होता है कि खुद से ही जनरेट कर दी। गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। सर वो कौन सा स्टैंडर्ड है? तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11th में पढ़े थे आप, चैप्टर नंबर 7 बराबर है। उसमें आपको एक चीज बताया था कि किसी भी तरह का, तो किसी भी वैल्यू, किसी भी अमाउंट, किसी भी रूल्स को अगर आपको बारीकी से समझना है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। और गुडविल का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, बस आपको उतना ही याद रखना है। तो गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको गुडविल की हर एक चीज लिखी हुई है। कौन सी वैल्यू है, कैसे लेनी है, कौन सी मेथड से लेंगे, हर चीज गुडविल की लिखी हुई है। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? 26। यानी कि एक क्वेश्चन को चेंज करके और कोई वर्ड भी यूज कर ले तो भी गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाए तो 26 याद रखना मेरे भाई। और when new partners bring his share of goodwill in cash, accounting is credited। क्या बोला है? When new partner bring his share of goodwill in cash, which account is credited? भाई अगर गुडविल लेके आ रहा है तो तुम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं है, प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या कर देंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल। सर 9, when only old profit and loss sharing ratio is given, जब सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी, सर क्या होगा? आपको तो ना ही सैक्रिफाइसिंग दिया है, ना ही न्यू रेशियो दिया है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, उसके ऊपर से आपको गेनिंग रेशियो ढूंढना है। तो सर आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपके लिए गेनिंग रेशियो भी बनेगा।
आपका जो ओल्ड रेशियो है वही आपके लिए न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी बनेगा, क्योंकि सर और कोई डिटेल्स दी हुई नहीं है। याद रखिएगा, इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली आपको करवा दिया है, उसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सर एक वर्किंग दी हुई आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी रिटर्न द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। कब करना है? डेटर्स 24,500 है और बेड डेट रिजर्व 4,500 है। सेम क्वेश्चन सर मैंने आपको थर्ड या सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया था, तब वैल्यू अलग थी, वहां पे 2,500 था, यहां पे सर 4,500 है। प्रीवियस ईयर में सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको घुमा के, तो हमको पता है सर बेड डेट रिजर्व क्रेडिट होता है तो हमको क्रेडिट वैल्यू लिखनी है, तो सर हमारा आंसर आएगा 4,500। इज इट क्लियर? चलो थोड़ी टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन ये सब संभालने जाऊंगा आपका वीडियो नहीं बन पा रहा, तो मैंने सोचा टेक्निकल ग्लिच होगी, चलेगा, तुम सब घर के ही हो, अपने ही बच्चे हो, तुम बस पढ़ते जाओ, पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे। आओ, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए कितनी मेथड्स है? सर दो ही मेथड है। सबसे पहले क्या थी? जिसमें हाई कोर्ट इंटरफियर करता है, कोर्ट इंटरफियर करता है, वो फर्स्ट मेथड है। और दूसरी जिसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करता, आप अपने हिसाब से डिसॉल्व कर लो पार्टनरशिप में खुद को समझ के। ओके, इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव, इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन फॉर एट लीस्ट ब्लैंक ऑफ द पब्लिक इश्यू। सर मतलब अगर आप स्टॉक को लिस्ट कर रहे हो कंपनी में, तो आपको पब्लिक से कितने प्रतिशत मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए? सर 0.9 का मतलब होता है 0.90, 0.90% अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, पब्लिक ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका जो आईपीओ था वो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको अभी कल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से इन्वेस्टर बैंकर्स इसके अंदर होते हैं। मतलब अगर पब्लिक ने 0.9 से कम सब्सक्राइब किया, तो जितना भी सब्सक्रिप्शन बचेगा ना, वो इन्वेस्टर बैंकर्स कर देते हैं खुद के रुपयों से। ठीक है, तो आजकल ये इश्यूज हमको बहुत ही रेयरली कभी दिखने को मिले तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिल सकती, मिल सकते हैं। तो पिछले 5 साल से मैंने एक आध बार देखा है खाली। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। सर शेयर कैपिटल के अंदर में क्या नहीं आता? तो हमको पता है कि हमने जब वर्किंग किया था तो शेयर कैपिटल के अंदर हमने क्या क्या लिखा था? हमने लिखा था इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल। तो भाई यहां पे हम दो चाहे भरवाएंगे, और यहां पे ध्यान दीजिए ऑथोराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और इश्यूड कैपिटल इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सर ये तीनों तो आता है, तो चीज कौन सी नहीं आएगी? सर सब्सक्राइब कैपिटल भी आता है, ऑथोराइज कैपिटल भी आएगा, लेकिन सर रिजर्व कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व कैपिटल नहीं आएगा। तो सर आपका आंसर क्या होगा? रिजर्व कैपिटल। ठीक है, चाय पीते रहने का, जिससे दिमाग क्या होता है? तेज होता है। ब्रह्म में जीरो पे, इधर ध्यान दो। विच टाइप ऑफ अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या बोला उसने? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सर इसको क्या बोलते हैं? कौन सी तरह का अकाउंट डाल दिया इसने? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। अरे भाई किधर गया तू? आजा, ये पर्सनल अकाउंट हो गया सर। क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। सर ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल याद है आपको? कौन सी स्टैंडर्ड में सिखाया था? पहली कक्षा में, कॉमर्स की पहली कक्षा, यानी कि 11th कॉमर्स में चैप्टर नंबर 2, जब आपको सिखाए गए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको बोर्ड पूछ देता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ असेट्स गिव्स द एनालिसिस ऑफ। हमको असेट का जो यूज है उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है, उससे हम कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं, उसका एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, अगर मेरा स्मार्ट बोर्ड का यूज, खाली मेरे बच्चे यहाँ पे क्लास पे आते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं और पूरे दिन मूवीज देखते हैं, तो क्या है उसका इफेक्टिवली यूज हुआ? जी नहीं हुआ। तो इसका यूज क्या है? जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना, ये उसका यूज है। ठीक है, मैं तुम सबके लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें से कोई एक बच्चा भी अगर एक वीडियो अच्छे से देख ले, और अगर बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यू आ गया, तो वो दूसरे दिन कमेंट करके बोले सर आपने जो पढ़ाया था वही आया। और फिक्स है सर, जो एमसीक्यू तुम देख रहे हो ना, इसी में से एमसीक्यू निकलने वाले। 5वीं सीरीज तो इससे भी अलग होगी। तुमने जैसे एमसीक्यू सुने नहीं होंगे ना, वैसे वैसे एमसीक्यू निकाल के आऊंगा, और एक भी एमसीक्यू रिपीट नहीं होने दूंगा मैं। आओ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस
स्टेक होल्डर, नीचे में से कौन सा एनालिसिस आपको स्टेक होल्डर बेस्ड इंफॉर्मेशन देता है, क्लासिफिकेशन करके देता है? सर कौन देता है? शॉर्ट टर्म एनालिसिस करके देता है। कौन करके देता है? शॉर्ट टर्म। मतलब सर स्टेक होल्डर का अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से उसका मेजरमेंट होता है। पहला ईयर ऑन ईयर होता है कि एक एक साल में हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है। ठीक है सर, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सर 17 नंबर तक पहुंच चुके हैं, आपके लिए 2.5 करोड़ का क्वेश्चन है ये, अगर आंसर सही दिया तो। टू अराइव एट लिक्विड असेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां चला गया? अराइव एट द लिक्विड असेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द करंट असेट। सर कितनी बार बताऊं, हमको पता है करंट असेट और लिक्विड असेट की डेफिनेशन क्या थी। लिक्विड असेट का डेफिनेशन क्या था? ऑल द करंट असेट इज अ लिक्विड असेट एक्सेप्ट स्टॉक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सर इसका आंसर आएगा स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये भी रिपीट एक्सपेंस हुआ। तो सर यहां पे आप देख रहे हो लॉस ऑपरेशन में आता है, क्योंकि सेल का लॉस है, असेट है। इंटरेस्ट पेड होता है सर, ऑपरेशंस का हिस्सा होता है। क्या बोला है उसने? फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन ऑपरेटिंग, मतलब ये ऑपरेशन का हिस्सा नहीं। ऑपरेशन में क्या क्या आता है? सैलरी आता है, वेजेस आता है, ठीक है, वो सारी चीजें से ऑपरेशन है। अगर देखो आपको लॉस हो रहा है कभी कभी असेट बेचने पे, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, फायर के थ्रू लॉस होता है, तो इसमें सर आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। अब प्रीवियस लेक्चर भी बोला था, कई बच्चे ना मेरी तरह होता है, फिक्स होता है सर जब भी ऑल ऑफ दी अबव दिखे ना ठोक दो, वही आंसर है। ठीक है, मेजरली आप लोग सही हो, अगर आपको ऑल ऑफ दी अबव दिखता है तो वही आंसर होता है 90%। पर 10% है ना, वो तुमको दिक्कत ना दे उसके लिए थोड़ा देख लेना। सर आखिरी स्लाइड 19 नंबर, कैश इक्विवेलेंट हैज। सर इसमें से कैश इक्विवेलेंट कौन सा है? हायर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है आपके पास इतनी सारे ऐसे फंड्स पड़े हैं जिसको आप रातों रात कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो अगर आपको कैश इक्विलिटी चाहिए, आपको लिक्विडिटी वाले फंड जो है बहुत ज्यादा हायर चाहिए। और लास्ट एमसीक्यू बट नॉट लीस्ट, Which of the following is included in the financial expenses? सर ये चार में से financial expense कौन सा है? सर देखो फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इंटरेस्ट वाला तो वो तो नॉन ऑपरेटिंग में गया। सर बचा एक ही हमारे पास, सेल्स एक्सपेंस। सेल्स एक्सपेंस फिनेंशियल एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आएगा एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आएगा मार्केटिंग। चलो आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। अब आपके 3 ऐसे गधे दोस्त जो आपको लगता है कि भाई ये वीडियो तू देख ले, अगर इसमें से 5 एमसीक्यू भी आ गए तो मेहनत वसूल है, उन तीनों को फटाफट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खाली 20 दिन तक बोल रहा हूं, जैसे ही तुम्हारा अकाउंट का पेपर खत्म हो जाए सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी बंद कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी कोई चैनल मोनेटाइजेशन तो है नहीं और ना ही यूट्यूब मेरे को करोड़ों रुपए दे रहा है, तो वो जीरो एक्सपेक्टेशन कि मैं कुछ कमाऊं, बस थोड़ा बहुत आपका प्यार, आपकी इज्जत भी मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। मिलते हैं 5वें लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।